हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे हैं करेंट अफेयर। ठीक है, कौन सा करेंट अफेयर करें? नेशनल करेंट अफेयर। हमारा जो मैगजीन है तर्कश, हम लोग तर्कश को कवर कर रहे हैं वॉल्यूम 1 को, और वॉल्यूम 1 में जो नेशनल करेंट अफेयर है हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। आप लोगों से कुछ कुछ सवाल जो पूछा जाता है, कुछ लोग बहुत ही कंसिस्टेंटली, बहुत ही पैशनेटली जवाब दे रहे हैं। आप मेरा बात को ध्यान रखिएगा, जो आप जवाब दे रहे हैं ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा देगा, है ना। जो बोलते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है, बिल्कुल ही मिलेगा, है ना। आपसे पूछा जा रहा है, आपको आता है, कुछ लोग सर्च करके भी बताते होंगे, लेकिन ये सोचिए कि रोज़ आप पढ़ाने के अलावा 2 4 5 बात जो है वो आप सीख के जाते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। कल तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ बनता है? वो बना है हमारे तेलंगाना में, बुरुगुपल्ली डिस्ट्रिक्ट, ये सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम है बुरुगुपल्ली। वहाँ दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल बना है, ये ध्यान रखना, तेलंगाना में। अगला जो हमारा रिपोर्ट है, अब यहाँ से रिपोर्ट, इंडेक्स, ये सब शुरू हो जाता है। तो अगला जो न्यूज़ है उसमें क्या है कि जो एनसीआरबी जो है, एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है हर एक साल, और उसमें क्या बताया जाता है क्राइम के बारे में, कि हमारे देश में, जो इंडिया में जितना भी क्राइम होता है उसका एक रिपोर्ट बनाता है और हर साल दिया जाता है। ये किसके द्वारा, किसके अंतर्गत काम करती है? ये होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। अगर हम बात करें एनसीआरबी की इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये कब बनी? तो जो एनसीआरबी है वो बनती है 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये जो है सेट कैसे किया गया था, ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? तो एक हमारा नेशनल पुलिस कमीशन बनता है 1977 में, उसी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया कि वी हैव टू सेट ए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जहाँ पे क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा, उसे हम एनालिसिस कर पाएंगे कि क्राइम का रेट क्या है, क्यों क्राइम किया जा रहा है, उस पर हम पाबंदी लगा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, अब ये रिपोर्ट में क्या आया? ये रिपोर्ट में हमारे बिहार के लिए क्या आया कि बिहार में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हैपेंड इन बिहार नियर रिलीजियस प्लेसेस के पास में, और वो जो कितना रहा है, 2995 लोग एक साल में रिलीजियस प्लेसेस पे उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है, विच इज़ मैक्सिमम इन द कंट्री। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये 2022 का रिपोर्ट आया है, और कब आया है? ये आया है 3 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 3 दिसंबर 2023 को। अभी में 23 का रिपोर्ट आया, अभी लेटेस्ट में, जब ये मैगजीन छप चुका था उसके बाद जो रिपोर्ट आया है वो कब आया है? वो आया है अक्टूबर 2024 में। उसमें क्या बताया कि इंडिया का जो क्राइम रेट है वो क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। और कितना डिक्लाइन हुआ है? 0.56% डिक्लाइन हुआ है इंडिया का क्राइम रेट। ठीक है, अगर ओवरऑल क्राइम रेट की बात करें तो जो ओवरऑल क्राइम रेट है हमारा इंडिया का वो है 445.9 इंसिडेंट, है ना। कितने लोगों में? पर 1 लाख पीपल, है ना। हर एक 1 लाख लोगों में जो क्राइम रेट का इंसिडेंस है वो है 445.9 इंसिडेंस। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्राइम रेट कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ हो रहा है, तो पहले नंबर पे हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ हो रहा है। दूसरे नंबर पे केरला है, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे दिल्ली है, और 5वें नंबर पे हमारा बिहार आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2023, जो बिहार है उसका क्राइम रेट में 5वां जगह है। सबसे पहले यूपी, इसको आप अपडेट कर लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। उसके बाद केरला, उसके बाद ये महाराष्ट्र, दिल्ली एंड बिहार। ठीक है, ओवरऑल क्राइम रेट जो आपको बता दिए 445.9 इंसिडेंट पर 1 लाख पीपल, और क्राइम रेट जो है डिक्लाइंड बाई 0.56%। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ हम बता दिए कि क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, अगला जो हमारा जो रिपोर्ट है वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ASER रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट आता है तो आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में 10 दिन 15 दिन तक लगातार एडिटोरियल रिलीज पे आता है। क्यों? क्योंकि ये जो NGO है उसका नाम है प्रथम, PRATHAM, प्रथम। ठीक है, प्रथम फाउंडेशन नाम है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट आया जाता है। ठीक है, और इस बार ये रिपोर्ट कब आया है? यह है जनवरी 17, 2024 को, जिसका टाइटल था वो क्या है? बियॉन्ड बेसिक्स, है ना। बेसिक्स के बियॉन्ड जाके हमको एजुकेशन पे रिपोर्ट लाना है, बेसिक्स के बियॉन्ड जाना है। ठीक है, ये जो सर्वे है वो क्या कैप्चर करता है, क्या देखता है? वो जो है बेसिकली देखता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, कि अगर कोई बच्चा है तो उसका जो फाउंडेशनल लिटरेसी, उसको जो क ख ग घ आता है या नहीं, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज है या नहीं,
ठीक है, न्यूमरेसी उसको आता है कि नहीं, नंबर सिस्टम का ज्ञान है या नहीं, ये सब जो बेसिक फाउंडेशनल और लिटरेसी का जो चीज़ है उसी को ये कैप्चर करता है, उसी को सर्वे करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर प्रीलिम से पूछने का चांसेस है तो वही कि ASER रिपोर्ट इज, है ना, किसके द्वारा ये लाया जाता है, ये लाया जाता है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। और प्रथम फाउंडेशन की बात करें तो ये 1996 में ये फाउंडेशन बनी, और ये कैसे बनी थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसका काम क्या था, शुरुआत में गांव और स्लम के जो बच्चे होते हैं उसके लिए काम करता था, और ये पहला ASR रिपोर्ट जो है वो 2005 में लाता है, और उसके बाद से कंटिन्यू करता है। ठीक है, बाद में फिर क्या है कि 2005 के बाद ये रिपोर्ट लाता है, उसके बाद 5 से 16 के ग्रुप तक ये, फिर बाद में 2017 से के बाद में ये 14 से 18 एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट करने लगा। उसके पहले क्या था, ये बेसिक जो ASR आता था वो 5 से 16 तक के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता था, बट आफ्टर 17 ये जो है इसका फोकस जो एज ग्रुप हो गया वो 14 to 18 है, विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जाम। बाकी जो आप ये सब जो देख रहे होंगे कि ये सब जो रिपोर्ट, ये जितना जो रिपोर्ट है वो क्या है, वो हमारे मेंस में काम आएगा। प्रीलिम्स में ये सब डेटा पूछने का बहुत न के बराबर चांसेस है। प्रीलिम्स में सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, टाइटल बहुत से बहुत पूछ सकता है, टाइटल क्या है, बियॉन्ड बेसिक्स। अगला जो हमारा है वो क्या है, एशे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये 2021-22 का रिपोर्ट आया है। किसके द्वारा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, नाम में ही क्या है, हायर एजुकेशन, मतलब ये जो रिपोर्ट आता होगा किसके बारे में आता होगा, हायर एजुकेशन के बारे में आता है। ये कब आया, ये आया 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी 2024 को ये रिपोर्ट आता है। बस आपको यही ध्यान रखना, बाकी की फाइंडिंग्स क्या है नहीं है ये जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए फालतू का रट्टा मारेंगे, जो वैसा चीज़ पढ़िए ना, वैसा चीज़ याद करिए जो आपके साथ पेपर में, हॉल में, एग्जाम हॉल में जा सके। इतना डेटा आपके दिमाग में ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं कि आप याद करके जाएं। बस ये ध्यान रख लेना है ये किस किस चीज़ पे काम करती है, कि क्या क्या डिटेल कलेक्ट करती है। तो वो जो डिफरेंट पैरामीटर, जैसे स्टूडेंट का एनरोलमेंट हो गया, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन, ये सब पे, लेकिन किस चीज़ पे काम करती है, हायर एजुकेशन पे, और रिलीज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है किससे रिलेटेड, वो है स्टेट ऑफ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2023। दिस इज द हेडिंग कि स्टेट ऑफ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट्स ऑन इंडिया 2023। ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये एक इंस्टीट्यूट है, टिस, है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इसके द्वारा। ये कहाँ है, दिस इंस्टीट्यूट इज इन मुंबई। और अगर टिस की बात करें तो ये एशिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है जो किसके लिए काम करती है, जो काम करती है प्रोफेशनल सोशल वर्क पे काम करती है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, टिस जो है वो किसके लिए काम करती है, प्रोफेशनल सोशल वर्क पे काम करती है। इसका नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, अगर इसके फाउंडेशन की बात करें कि कब शुरू किया गया था, किन के द्वारा शुरू किया गया था, जो टिस है, आपको हम बता दे रहे, जो टिस है ये शुरू किया गया था सबसे पहले 1936 में, और उस समय इसका नाम टिस नहीं था, उसमें इसका नाम जो था वो था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, राइट। उसके बाद क्या होता है, 1944 में इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, टिस, है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। और ये बनाया किनके द्वारा बनाया गया था, सर दारोबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये JRD टाटा जी के द्वारा बनाया गया था, JRD टाटा के द्वारा, JRD टाटा के द्वारा। और कौन सा इंस्टीट्यूट बताया गया था, 2-3 लेक्चर पहले ही हम आपको बताए होंगे, कहाँ है, वो है बेंगलुरु में है। आपको कमेंट करके बताना है कि वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और क्या था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1964 में इसको इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो टिस इंस्टीट्यूट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी टाटा साहब का डेथ हुआ है, रतन टाटा साहब का, उन्हीं के ग्रैंडफादर, उन्हीं के एंसेस्टर के द्वारा ये सब इंस्टीट्यूट बनाया गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। उसी के द्वारा रिपोर्ट आता है स्टेट ऑफ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, और दूसरा एक आता है राइट टीचर फॉर एवरी चाइल्ड, वो भी टिस के द्वारा ही आता है। आप देख रहे होंगे मैगजीन में, द राइट टीचर ऑफ एवरी स्टूडेंट जो है लॉन्च किया गया, वो भी किसके द्वारा, टिस के द्वारा। सो टिस जो है वो एशिया का एक तो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है जो प्रोफेशनल सोशल वर्क के बारे में काम करती है। और ये जो 2 रिपोर्ट देती है, कौन कौन सा, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, और दूसरा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है।
स्टेट ऑफ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट, और दूसरा राइट टीचर फॉर एवरी चाइल्ड। ये दोनों ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि राइट टीचर ऑफ एवरी स्टूडेंट का, तो जो सर्वे हुआ था वो 8 स्टेट में हुआ था। असम, हमारा बिहार भी उसमें शामिल था, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब एंड तेलंगाना। सो दीज वर द 8 स्टेट्स जहाँ पे ये सर्वे किया गया था और ये रिपोर्ट दिया गया था। बाकी ये रिपोर्ट जरूरी नहीं है कि कितना टीचर आया, ये सब मेंस के लिए जरूरी है, मेंस में पढ़िएगा, ठीक है। हमारा जो अगला रिपोर्ट अब आता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एग्जाम में भी आ जाए, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा ये पहली बार है ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का रैंकिंग दिया गया है। और वो रैंकिंग किसको दिया गया है कि हम लोग एस्पिरेशनल ब्लॉक बना रहे हैं, है ना। आप डिस्ट्रिक्ट सुने होंगे, स्टेट सुने होंगे, लेकिन हम लोग, आपको पता है कि नीति आयोग के बारे में आपको हम बहुत डिटेल में बताए थे कि नीति आयोग का जो हमारा जो पहले क्या था, ये प्लानिंग कमीशन था। तो नीति आयोग का क्या है कि बॉटम टू टॉप पे जाना है। तो बॉटम हम सबसे पहले क्या देखेंगे, विलेज, विलेज के ऊपर क्या होता है, ब्लॉक। तो हम ब्लॉक को एस्पिरेशनल बनाएंगे और उसका रैंकिंग कर रहे हैं। और नॉर्मल रैंकिंग नहीं है, ये क्या है, डेल्टा रैंकिंग। आप सब पढ़ते होंगे कि डेल्टा रैंकिंग हुआ जा रहा है, आपके मन में जरूर ये आया होगा कि व्हाट इज डेल्टा रैंकिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रैंकिंग एंड डेल्टा रैंकिंग। तो डेल्टा आप लोग सब मैथ या फिजिक्स में पढ़े होंगे, ऐसा साइन होता है ट्रायंगल जैसा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना, स्मॉलर चेंजेस, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीमेंटल चेंज या प्रोग्रेस जो होता है, कि हम जो रैंकिंग तो ला रहे हैं, लेकिन बाय द वे मान लीजिए 50 ब्लॉक में हम सर्वे किए और उसको रैंकिंग बनाए, तो हम नॉर्मल रैंकिंग नहीं दे रहे, उसका डेल्टा रैंकिंग दे रहे हैं। उसका वो जो इंक्रीमेंटल चेंज क्या है कि पहले वो इतना चेंज हुआ था, अब वो इतना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड डेल्टा रैंकिंग, है ना। आपको डेल्टा से समझना है तो उसको आसान भाषा में आप देखते होंगे कि डेल्टी लिखते हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, है ना। उसी तरीके से ये डेल्टा रैंकिंग जो है कि हम इंक्रीमेंटल चेंज या प्रोग्रेस की बात करेंगे, दैट इज डेल्टा रैंकिंग, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये पहली बार नीति आयोग के द्वारा 7 दिसंबर 2023 को इस तरीके का पहला डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक दिया गया है, ठीक है। कि सबसे पहले बोला गया कि हम डेल्टा रैंकिंग कर रहे हैं किसका, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का। हम ब्लॉक का एस्पिरेशनल बनाएंगे और उसमें जो टॉप किया है वो क्या है, तिरयानी ब्लॉक। तिरयानी ब्लॉक कहाँ है, जो तिरयानी ब्लॉक है वो कुमरौन भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ का ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप किया है। नाम क्या है, तिरयानी ब्लॉक। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग आया है एस्पिरेशनल ब्लॉक का, किसके द्वारा दिया गया। आपको तो 2 चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक किसके द्वारा दिया गया, नीति आयोग के द्वारा दिया गया। और उसमें टॉप कौन किया है, वो है तिरयानी ब्लॉक ऑफ कुमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, ठीक है। दूसरा जो है वो यूपी का एक कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का कौशाम्बी ब्लॉक है, वो दूसरे स्थान पे आया है। अगर हम बात करें कि किस पैरामीटर्स पे क्या क्या चीज़ ध्यान रख के ये जो रैंकिंग दिया जाता है, इसमें ना 5 थीम है। 5 थीम क्या क्या है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें भी हम 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं, KPIs देखते हैं, और उस हिसाब से हम इसका जो भी ब्लॉक्स होते हैं उसका हम डेल्टा रैंकिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा रैंकिंग करते हैं तो बोला जाए कि 500 ब्लॉक्स का जो डेल्टा रैंकिंग किया गया उसमें 329 ब्लॉक्स जो है 27 स्टेट और 4 यूनियन टेरेटरी में किया गया। इसका ज्योग्राफिकल डिवीजन किया गया जिसमें 6 जोन बनाया गया था जी, ठीक है। जिसमें जोन 1 में हिली या नॉर्दर्न स्टेट है, जिसमें आमरी ब्लॉक है ना। इसमें जो हम बिहार कहाँ है ये देखेंगे कि जोन 6 जो है ईस्टर्न इंडिया, वहाँ जो है अंदर ब्लॉक है कहाँ, सीवान डिस्ट्रिक्ट में, वो पहला पोजीशन रहा है किसमें, ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताए थे, तिरयानी ब्लॉक कहाँ, कुमरौन भीम आसिफाबाद ब्लॉक तेलंगाना का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन द ईस्टर्न इंडिया और यू कैन से इन द ईस्टर्न जोन बिहार कौन सा ब्लॉक नंबर 1 आया है, तो वो बिहार का जो है ब्लॉक है अंदर सीवान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, वो पहला पोजीशन। और दूसरा रामगढ़ ब्लॉक है दुमका में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं, रामगढ़ ब्लॉक है कहाँ, दुमका डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड का, वो दूसरा पोजीशन आया है। तो ये ध्यान रखना है कि ईस्टर्न इंडिया में हमारा बिहार का है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अंदर ब्लॉक, राइट। आपको बाकी हम नीति आयोग का सब कुछ बता दिए हैं कि पहले 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग बना दिया था, पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, है ना। इसका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो है सुमन वेरी साहब हैं, और CEO जो है BVR सुब्रमण्यम है। बाकी फुल टाइम मेंबर VK सारस्वत हैं जो DRDO के फॉर्मर चीफ हैं, प्रोफेसर रमेश चंद हैं जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, BK पॉल हैं जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर अरविंद विरमानी हैं जो क्या हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। तो दीज आर द सम फैक्चुअल और वी कैन से ट्रिवियल डेटा जो आपको रटना है, याद करके रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा रिपोर्ट है वो है 7E प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
7 ई का मतलब क्या होता है, पहले ये एग्जाम में आपसे यही पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 7 ई। तो 7 ई का मतलब होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। ये भी नीति आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। क्या ये पहली बार दिया गया था? जी नहीं, ये 2017 में पहली बार दिया गया था और 2017 में नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया था? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि नीति आयोग चाहता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो और हम फोकस किस चीज़ पे करें? क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करें, है ना, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करें। सो आवर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एटसेट्रा। तो ये जो है 3 स्टेट को चुना गया था, ठीक है, और बोला गया कि ये 3 स्टेट को हम अच्छे से रिपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसको हम रोल मॉडल बनाएंगे। वो जो 3 स्टेट है वो कौन कौन सा है? वो है झारखंड, हमारा पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी राज्य, उसके बाद एमपी और उड़ीसा। आपको ध्यान क्या रखना है? झारखंड, एमपी और उड़ीसा, ये 3 स्टेट को 7 ई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये 3 स्टेट को शामिल किया गया था और इसमें 9 इंटरवेंशन कैटेगरी रखे गए थे और इसी के द्वारा इस पे रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट 7 ही आपको बताया कि 17 में ये लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था और रोल मॉडल जो है तीनों स्टेट को बनाया गया, झारखंड, एमपी और उड़ीसा को, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान का रखना है कि 7 ई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दिया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। 17 में इसको शुरू किया गया था और किस लिए किया जाता था? एजुकेशन के फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन, और फोकस हमको किस चीज़ पे करना है? क्वालिटी एजुकेशन पे, ठीक है। और 7 ही का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। कि सस्टेनेबल एक्शन के साथ हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको ट्रांसफॉर्म किस में करना है? एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, एजुकेशन में उसको क्या करना है? बदलना है। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट। अगला जो है हमारा क्या है? यूएनएफपीए के द्वारा एक वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट आया है और उसमें हमारा इंडिया का पॉपुलेशन का क्या रिपोर्ट है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूएनएफपीए। सो यूएन जहां भी आप देख रहे आपको समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशन का एक कोई क्या है, ये ब्रांच है या यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये चलाया जाता है। तो यूएनएफपीए को पहले जो है वो क्या बोलते थे? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। क्या बोलते थे? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर देखिए पॉपुलेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। बट अब इसको क्या बोला जाता है? यूएन पॉपुलेशन फंड, है ना, सिंपली इसको बोला जाता है यूएन पॉपुलेशन फंड। और इसको फुल इसका जो ये शॉर्टकट है वो यूएनएफपीए होता है। इसका फुल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। बट पहले इसको क्या बोलते थे? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, राइट। ये कब बना था? ये सबसे पहले 1969 में बना था। 1969 में बना गया था और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में कहाँ है? यूएस में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तो वो है नतालिया कनेम, ठीक है, नतालिया कनेम, ठीक है। और ये पहली लैटिन अमेरिकन है जो यूएनएफपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है, ठीक है। उनका नाम क्या है? नतालिया कनेम। शी इज़ ए ब्लैक वीमेन। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है, बाकी इसका जो टाइटल क्या था ये एक बार देख लेते हैं कि इंटर वुमेन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, इंडिंग इन क्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, ठीक है। ये पूरे दुनिया में इसका काम क्या है यूएनएफपीए का? तो ये पूरे दुनिया में जो रिप्रोडक्टिव और मेंटल हेल्थ होता है उसी के लिए काम करती है, उसी को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो उसका जो टाइटल भी है वो क्या है कि इंटर वुमेन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, है ना, इंडिंग इनइक्वालिटी इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है? यूएनएफपीए जो है इसी के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूएन पॉपुलेशन फंड है। तीसरा फैक्ट ये 1969 में बना। चौथा फैक्ट इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। पांचवा फैक्ट कि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो है नतालिया कनेम, जो पहली लैटिन अमेरिकन विमेन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है। और पांचवा फैक्ट कि इसका काम क्या है? ये रिप्रोडक्टिव और मेंटल हेल्थ पे काम करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ये सब जो डेटा है, इसका रिपोर्ट है, वो सारा का सारा मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी याद करना नहीं है और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कितना डेटा आप रट के जाए, ठीक है। अगला जो हमारा है वो आता है हमारा बिहार कास्ट सर्वे रिपोर्ट। तो बिहार कास्ट सर्वे रिपोर्ट की अगर हम सीधा बात करें इसमें क्या पूछा जा सकता है? तो क्या इसका जो सर्वे का रिपोर्ट आया वो पूछा जा सकता है? जी नहीं।
कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि कौन से कास्ट कितने हैं, कितना पॉपुलेशन है, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा कि सबसे पहले किसको नोटिफाई कब किया गया था। तो ये जो नोटिफाई किया गया था कास्ट सर्वे के लिए वो था 6 जून, ठीक है, 2022 को नोटिफाई किया गया था। उसके बाद क्या था कि इसमें हम जो प्लान किया गया था डेटा को डिजिटली, वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन था, तो उसका नाम क्या था, बिजागा, ठीक है। बिजागा का फुल फॉर्म अगर बात करें तो बिहार जाति आधारित गणना, ठीक है, और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा ये करवाया गया था, जिसको बोलते हैं बेल्ट्रॉन, BELTRON, है ना। क्या था, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, उन्हीं के द्वारा बिजागा ऐप बनाया गया था। बिजागा ऐप का फुल फॉर्म क्या है, बिहार जाति आधारित गणना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन का या रिलीजन का, तो वो सब जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसका कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, हमारा जो संविधान है क्या इसको मैंडेट करती है, तो जी हाँ, ये इसी के फेवर में बात करती है। आपको बताना है कि इन विच आर्टिकल, है ना, जो लिखा हुआ है कि क्या, जिसमें लिखा हुआ है कि कास्ट सेंसस वगैरह को फेवर के बारे में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करती है कि कास्ट सेंसस करवाना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है नंबर ऑफ ये कि कौन से आर्टिकल में ऐसा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ जानने का ज़रूरत है नहीं, ये सब एक बार बस देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ एग्ज़ाम में आने का चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 सितंबर 27 2023 को आता है। और ये किस लिए आता है, ये आता है वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये लाया जाता है UNFPA, अभी आपको बताया था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये एक मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो काम क्या करते हैं, ट्रेनिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको बताना है कि या भी हमारे मिनिस्टर कौन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वो बताना है, और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है वो भी आपको कमेंट में बताना है। हम बहुत बार बताए होंगे ये बात को कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो IIPS जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज जो है, आपको क्या बताया कि 1956 में ये बना था, है ना। और ये कहाँ है, ये मुंबई में है। ये काम क्या करती है, ट्रेनिंग और रिसर्च का काम करती है। किस चीज़ पे, पॉपुलेशन स्टडीज़ पे काम करती है। अगर हम बात करें, आप लोग सब सुनेंगे NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और एक आप सुनेंगे NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना, और एक ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। ये तीनों सर्वे में IIPS जो इंस्टीट्यूट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि इंडिया का जो एजिंग रिपोर्ट है वो किसके द्वारा आता है, वो है UNFPA और IIPS के द्वारा। IIPS के बारे में आपको सारा फैक्ट बता दिए कि ये 1956 में बनाया गया था और ये मुंबई बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अगर हम बात करें पर्सन न्यूज की, तो हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं, और अगले लेक्चर में पूरा का पूरा पर्सन न्यूज और प्लेसेस जो फेमस है सब एक बार में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज ये छोटा सा वीडियो रह रहा है, आपसे जो सवाल पूछा गया वो सब बताइएगा, और ठीक है, और रिवीजन करिए, है ना। जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन कैसे किया जाता है, कि ये जो लेक्चर है आज इसको पढ़ें तो आपको इसके पढ़ने के पहले जो पहले का लेक्चर है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग सबके पास मैगजीन होगा, जिनके पास मैगजीन है वो उनको क्या करना है कि इतना सारा फैक्ट इसमें लिखा हुआ है जो कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये न्यूज़ है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट के बारे में बता दिए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रिपेयर्ड बाई, तो इसको इस तरीके से कर लेना है और इसको इस तरह करके लिख देना है मेंस, ताकि आपको इस पर ध्यान ना जाए। आपको बस ये पढ़ना है कि इंडियन एजिंग रिपोर्ट इस पे है, इसी तरीके से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आप जब रिवीजन करने जाए तो आप बस ये 2 कीवर्ड को पकड़े और आपका रिवीजन खत्म, ठीक है। इसी तरीके से करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच।